मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिजेस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो वो मैरिज वैलिड होगी यानी सही होगी, या तो वॉइड होगी बातिल होगी, या तो इर्रेगुलर होगी जिसको इनवैलिड भी कहा जाता है और फासिद भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो 3 क्लासिफिकेशन है ये सुन्नी लॉ के अंदर है। शिया लॉ के अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है। शिया लॉ के अंदर मैरिज या तो वैलिड होगी या तो वॉइड होगी। हुआ क्या है शिया लॉ के अंदर कि जो इर्रेगुलर मैरिजेस हैं इसी को वॉइड मैरिज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो यानी शिया लॉ के अंदर या तो मैरिज वैलिड होगी या तो वॉइड होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले आती है वैलिड मैरिज। वैलिड मतलब सही मैरिज, जो मैरिज पूरे तरीके से वैलिड हो। अगर कोई भी शादी मुस्लिम लॉ के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं शादी के, अगर वो उनको पूरा करती तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मैरिज सही है, ये मैरिज वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीज का साउंड माइंड होना, उसके साथ साथ जो पार्टीज हैं वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच गए होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी शादी के पर्पस के लिए कब माना जाता है, जब पार्टीज एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंच गए होना चाहिए, जिसे जनरली प्रिज्यूम किया जाता है 15 साल की एज पे। उसके साथ साथ जो लड़का और लड़की होंगे वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर नहीं आने चाहिए, यानी जिनके बीच में मैरिज प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा 2 गवाहों का होना, यानी जिस वक्त इजाब और कबूल होगा, इजाब और कबूल मतलब कि प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी प्रोपोजल देगी दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो इस चीज के लिए कम से कम 2 गवाहों का होना जिनकी मौजूदगी में और हियरिंग में ये प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ हो। उसके साथ साथ पार्टीज की इस शादी के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो उस मैरिज को वैलिड मैरिज या सही मैरिज कहा जाता है। तो अगर कोई भी मैरिज वैलिड हुई, सही हुई, तो इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे, तो अगर कोई भी शादी वैलिड है या सही है तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है लॉफुल हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में। उसके साथ साथ जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट होंगे। उसके साथ साथ जो वाइफ होगी महर के लिए, डोअर के लिए एंटाइटल हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर अब शादी डिसॉल्व होगी तो जो बीवी होगी अब उसको इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, यानी अब अगर शादी डिसॉल्व हुई तो उसको इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो औरत होगी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हो जाएगी। उसके साथ साथ दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी जिस वक्त शादी कंटिन्यू है ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज, दोनों में से किसी एक की भी डेथ होती है तो दूसरी वाली जो पार्टी होगी वो मरने वाले की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। ये होती है म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब उसके बाद आती है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब क्या हुआ, देखिए वॉइड मैरिज जो होती है कानून की नजर में इट इज नो मैरिज एट ऑल। वाइफ को कोई मेहर नहीं मिलेगा, बच्चे इलिजिटिमेट होंगे, ये मैरिज रिकॉग्नाइज करी ही नहीं जाएगी। दीज मैरिजेस आर वॉइड अब इनिशियो, ये शुरू से ही वॉइड रहेगी और ये वैलिड नहीं हो सकती है किसी भी केस के अंदर। ठीक है, अब ये वॉइड मैरिजेस कौन कौन सी मैरिजेस होती हैं, ऐसी कोई मैरिज जो कंसैंग्यूनिटी के जो रूल है कॉन्सैंग्यूनिटी के इसके कॉन्ट्रावेंशन में करी गई हो, इसके अगेंस्ट जाके करी गई हो। कंसैंग्यूनिटी का मतलब कि कोई ऐसी शादी जो है जो ब्लड रिलेशनशिप में, यानी जो ब्लड रिलेशनशिप के जो रिश्ते हैं उनमें जाके कर ली गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम को प्रोहिबिटेड है कि वो अपनी मां से शादी नहीं कर सकता, हाउ हाई सो एवर, मतलब मदर ग्रैंड मदर, उसके ऊपर कितना भी ऊपर चले जाओ। अपनी आंट से शादी नहीं कर सकता, हाउ हाई सो एवर। उसके साथ साथ डॉटर से नहीं कर सकता, हाउ लो सो एवर। डॉटर ग्रैंड डॉटर उनसे शादी नहीं कर सकता है। नीस से शादी नहीं कर सकता है, हाउ लो सो एवर। उसके साथ साथ सिस्टर से नहीं कर सकता है, भले ही वो फुल सिस्टर हो, यूट्रीन सिस्टर हो, कंसैंग्यूइन सिस्टर हो। अगर इसके कॉन्ट्रवेंशन में कोई शादी हुई तो यह शादी वॉइड मैरिज होगी, यानी बातिल मैरिज होगी, जो मैरिज प्रोहिबिटेड होगी, वॉइड अब इनिशियो होगी, जो वैलिड नहीं हो सकती है किसी भी केस में। उसके अलावा अगर कोई मैरिज करी गई एफिनिटी के वॉयलेशन में, कॉन्ट्रवेंशन में, वो मैरिज भी वॉइड होगी, यानी बातिल होगी। एफिनिटी में मान लीजिए कि शादी जिससे होती है, मान लीजिए एक मुस्लिम मेल है, उसकी शादी हुई, अब उसकी वाइफ के जो असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होंगे उनसे भी वो मुस्लिम मेल जो है शादी नहीं कर सकता है। जैसे एफिनिटी के अंदर कौन कौन आ गए, असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ वंस ओन वाइफ, जो मुस्लिम मेल होगा उसी के वाइफ के असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स आ गए, उनसे भी वो शादी नहीं कर सकता है। प्लस एंड द वाइफ
ऑफ द एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, और उस मुस्लिम मेल के जो एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होंगे उनकी वाइफ से भी वो मुस्लिम शादी नहीं कर सकता है। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में उसने शादी करी तो ये शादी वॉइड मैरिज होगी, जिसको जिना कंसिडर किया जाएगा, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो इलिजिटिमेट होंगे, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करी जाएगी एज अ मैरिज। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, हमें पता चला। अगर कॉन्सैंग्विनिटी के कॉन्ट्रावेंशन में करी गई तो भी वॉइड, एफिनिटी के कॉन्ट्रावेंशन में करी गई तो भी वॉइड। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है, फोस्ट्रेज। अगर फोस्ट्रेज के कॉन्ट्रावेंशन में कोई शादी करी गई तो वो मैरिज भी वॉइड मैरिज होगी। फोस्ट्रेज का मतलब कि मान लीजिए कि कोई मुस्लिम मेल जो है जब वो बच्चा था ही हैज बीन सकल्ड बाय एनी अदर वुमेन अदर देन हिज बायोलॉजिकल मदर, यानी जब कोई मुस्लिम मेल बच्चा था तो उसकी मां तो उसके लिए प्रोहिबिटेड है ऑलरेडी, लेकिन बचपने में उसको किसी और औरत ने नर्सिंग करी यानी ब्रेस्ट फीडिंग करी यानी दूध पिलाया। अगर वो दूध जो पिलाया गया था अगर वो 2 साल की एज के अंदर पिलाया गया, यानी बच्चा पैदा हुआ उसकी 2 साल एज नहीं हो पाई थी, उस दौरान जो है नर्सिंग करी किसी और औरत ने, क्योंकि उसकी मां तो प्रोहिबिटेड है, अगर किसी और औरत ने उसको दूध पिला दिया तो वो औरत के साथ इस मुस्लिम मेल का महरम का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, महरम की रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। अब उस औरत से भी वो मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता है। प्लस मान लीजिए कि उस औरत की कोई बेटी थी उससे भी वो मुस्लिम मेल शादी नहीं कर सकता है। उस औरत को कहा जाएगा उस बच्चे की फोस्टर मदर, और अगर उसकी कोई बेटी होगी तो बोला जाएगा उसकी फोस्टर सिस्टर। तो यानी इसके कॉन्ट्रावेंशन में भी अगर कोई शादी करी गई तो वो मैरिज वॉइड मैरिज होगी, जिसको बातिल मैरिज कहा गया है। देखिए, अब सुन्नी लॉ के अंदर कुछ मैरिजेस जो हैं उनको इर्रेगुलर बताया गया है। इर्रेगुलर का मतलब कि इस इर्रेगुलरिटी के अंदर जो प्रोहिबिशन है मैरिज का वो रिलेटिव है, मतलब कि वो टेम्परेरी नेचर का है। अगर आप देखिए इस वाले में वॉइड मैरिजेस के अंदर जो प्रोहिबिशन है कॉन्सैंग्विनिटी का, एफिनिटी का, फोस्ट्रेज का, ये परमानेंट नेचर का नहीं है। यानी एक इंसान की जो मां, आंट, सिस्टर, वो हमेशा उसकी आंट, मदर, सिस्टर रहेंगी, ये परमानेंट नेचर का है, ये तो कभी बदल नहीं सकता है। तो ये परमानेंट नेचर का जो प्रोहिबिशन होगा इसको तो कभी चेंज किया नहीं जा सकता है, ना रिमूव किया जा सकता है कि इसको रिमूव करके शादी वैलिड कर लो, नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचिए कि कोई ऐसा प्रोहिबिशन है जिसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे मैरिज को वैलिड बनाया जा सकता है। मैरिज थी इनवैलिड लेकिन उसको वैलिड बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखिएगा, अगर कोई मैरिज होती है विदाउट विटनेसेस, तो अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि मुस्लिम्स में सुन्नी के अंदर 2 गवाहों का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई शादी करी गई बिना गवाह के, तो अगर बाद में गवाहों को बना लिया, बाद में 2 गवाहों को हम लोगों ने ऐड कर लिया जिनके सामने हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो ये जो इंपेडिमेंट था, ये जो प्रोहिबिशन था, इसको ठीक कर लिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, तो शादी जो इनवैलिड थी वो वैलिड हो गई। तो यहां पे जो प्रोहिबिशन हुआ क्या ये परमानेंट नेचर का है या ये टेम्परेरी नेचर का है? ये तो टेम्परेरी नेचर का हुआ। उसी तरीके अगर किसी औरत से शादी करा जाता है जिस वक्त वो अपने इद्दत में है, तो इद्दत का एक टाइम पीरियड बताया गया है डिवोर्स के केस में, डेथ के केस में, तो जैसे ही इद्दत का टाइम एक्सपायर होगा वो फिर से शादी करने के लिए अलाउड हो जाएगी, यानी फिर वो शादी कर सकती है। तो जो प्रोहिबिशन था वो रिमूव हो गया, तो शादी उस जगह पे वैलिड हो गई। इस तरीके के प्रोहिबिशंस को सुन्नी लॉ के अंदर इर्रेगुलर मैरिजेस के अंदर डाला गया है कि यानी ये मैरिजेस वॉइड तो नहीं है लेकिन ये इर्रेगुलर है, इनवैलिड है, इसके अंदर प्रोहिबिशन जो है वो टेम्परेरी नेचर का है। अब ये किस किस तरीके की मैरिजेस हैं, इनसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनके बारे में दिया गया और पूछा गया है कि ये वॉइड हुई या इर्रेगुलर हुई। अगर कोई मैरिज करी जाती है विदाउट विटनेसेस तो इसका प्रोहिबिशन कैसे रिमूव किया जा सकता है? गवाह बना लो।
अगर कोई मैरिज करी जाती है किसी ऐसे औरत से जिस वक्त वो इद्दत में है, तो जब तक वो इद्दत में है तब तक तो मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका इद्दत पीरियड खत्म हुआ वो अलाउड हो जाएगी, तो प्रोहिबिशन रिमूव हो गया, ये भी इरेगुलर है। उसके साथ साथ मैरिज प्रोहिबिटेड बाय रिलीजन, अगर किसी हम ऐसी औरत से शादी कर रहे हैं, कोई मुस्लिम मेल ऐसी औरत से शादी कर रहा है जो उसके रिलीजन की नहीं है, तो वो जैसे ही उस रिलीजन को कबूल करती है, इस्लाम को कबूल करती है, वो अलाउड हो जाएगी, प्रोहिबिशन जो था वो रिमूव हो गया। देखिए एक मुस्लिम मेल जो होता है वो एक मुस्लिम फीमेल से तो शादी कर ही सकता है। मुस्लिम फीमेल में मतलब वो चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, सेक्ट में एक दूसरे से शादी करने के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है। शिया सुन्नी से कर सकता है, सुन्नी शिया से कर सकता है। उसके साथ साथ मुस्लिम मेल जो है वो किताबिया से भी कर सकता है, यानी वो रिलीजन के मानने वाले जिनको कुरान से पहले बुक मिल चुकी है, जैसे ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। तो ज्यूज और क्रिश्चियन अगर कोई लड़की है उससे भी एक मुस्लिम मेल शादी कर सकता है। तो अगर वो इनके अलावा किसी और से शादी करता है तो वहां पे जो मैरिज होगी वो इर्रेगुलर होगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई मैरिज करता है एक टाइम पे टू सिस्टर से, तो एक टाइम पे दो बहनों से शादी जो है वो अलाउड नहीं है, एक टाइम पे दो बहनों से। तो अब देखिए ये जो प्रोहिबिशन है ये भी तो टेम्परेरी नेचर का है कि अगर उसने एक से शादी करी, मान लीजिए एक लड़की से शादी करी एक बहन से, अब दूसरी बहन से उसको करना है, तो अब ये जो प्रोहिबिशन है कि वो एक टाइम पे दो बहनों से नहीं कर सकता है, तो उसने जैसे ही इसको डिवोर्स दिया ये अलाउड हो जाएगी। तो यहां पे जो प्रोहिबिशन है अगर आप देखिए वो भी टेम्परेरी नेचर का है। उसके बाद आता है मैरिज विद फिफ्थ वाइफ। अब देखिए एक मुस्लिम मेल जो है ही कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स एट अ टाइम, एक टाइम पे 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अगर वो 5वीं शादी करेगा तो 5वीं शादी जो है वो तो मुमकिन नहीं है, तो सुन्नी लॉ के अंदर वो इर्रेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही उनमें से किसी एक को डिवोर्स देगा जो उसकी 5th वाइफ होगी वो उसके लिए अलाउड हो जाएगी। तो इसमें जो है ये इर्रेगुलर मैरिज के केस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी प्रोहिबिशन इसके अंदर दिए गए हैं ये इनको शिया लॉ एज अ वॉइड ट्रीट करता है। जैसा हम लोगों ने जाना था कि शिया लॉ के अंदर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इर्रेगुलर मैरिज कर डालता है, तो इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके लीगल इफेक्ट्स ये होंगे कि जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट कहलाए जाएंगे, सबसे पहली चीज, और वो एंटाइटल्ड होंगे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करने के लिए। लेकिन जो हस्बैंड और वाइफ होंगे ये एक दूसरे से कोई इनहेरिट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नो राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन हस्बैंड और वाइफ। उसके साथ साथ वुमेन एंटाइटल्ड टू डोअर। अगर मान लीजिए कि मैरिज जो है कॉन्जुमेट हो गई, अगर मैरिज जो है कॉन्जुमेट हो गई, यही इर्रेगुलर मैरिज कॉन्जुमेट हो गई, तो जो औरत होगी वो डोअर के लिए एंटाइटल हो जाएगी, जो मेहर होगा उसके लिए वो एंटाइटल हो जाएगी। कॉन्जुमेट मतलब कि सेक्सुअल इंटीमेसी अगर हो गई। उसी के अलावा उसको इद्दत में भी बैठना पड़ेगा 3 मंथली कोर्सेज अगर मैरिज कॉन्जुमेट हो गई। तो आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।